हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी का। सभी को मेरा राम राम। आज का वीडियो रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल का जो अभी हाल ही में पेपर हो गया है, तो उसमें जो भी बेहतरीन सवाल हैं उन सवालों को एक जगह पर आसानी से और अच्छे तरीके से क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए ऐसे सवालों को करने में, वो सब कुछ इसी एक वीडियो में देखेंगे। और इस तरीके के 25-25 वीडियो क्वेश्चंस करके हम 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और उन 25 क्वेश्चंस के ज़रिए मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहूँगा। जैसे कि किसी भी सवाल को करने का जो राइट अप्रोच है अकॉर्डिंग टू टाइम, जिसमें कि टाइम कम लगे, ये बात का हम ध्यान रखेंगे कि समय कम लगे। वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका हमारा सबसे अच्छा माना जाएगा, इसमें समय क्या लगे, कम लगे। इस 25 सवालों के जो वीडियो होंगे, जो कॉन्सेप्ट हम इसमें रिवाइज करेंगे, तो हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। वो एक सवाल को करने के वो सारे तरीके देखेंगे जिन तरीक़ों से सवालों को लगाया जा सकता है, और उनमें से हमें कौन से तरीके को प्रैक्टिस के दौरान अपने प्रैक्टिस में जोड़ना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि जब हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठें तो हम वहाँ क्या कर पाएँ, हम एग्ज़ाम के दौरान भी उस सवाल, वैसे सवाल जब भी आएँ तो उसमें हम वो तरीका लगा पाएँ, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को चुनेंगे। हम चूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट को कि कैसे सवालों पे किस तरीके के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए, ठीक। इसके अलावा कुछ बेसिक भी जानेंगे और कुछ ट्रिक भी जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप गणित की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर से अच्छा कोई संसाधन हो ही नहीं सकता। और यहाँ मैं प्रीवियस ईयर लेके आ रहा हूँ और इसमें आसान सवालों को मैंने हटा दिया है। सिर्फ वही सवाल इस वीडियो में रहेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी हैं, थोड़ा सा बढ़िया हैं, जिनको लगाने में आपको समय लग सकता है। सिर्फ वही सवाल यहाँ पे हैं। तो ये इसलिए ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो रहेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपको एक जगह पर कंपाइल करके मिल जाएं तो फिर क्या ही कहना, मज़ा आ जाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने यहाँ पर पैमाने बता दिए आपको कि टाइम कम लगे, ऐसे कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे और उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के सवाल में किस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना ज़्यादा अच्छा था और किस तरह के सवालों को किस तरीके से करना ज़्यादा बेटर होता है ना। तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहले आप खुद से ट्राई करिए इसको कि इस सवाल को आप किस तरीके से लगाएंगे। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हर में वैल्यूज़ दी गई हैं, जो हर में वैल्यूज़ दी गई हैं, ये वैल्यूज़ तो दशमलव में है, और वहीं अंश में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें दशमलव भी है और मिक्स फ्रैक्शन भी है। तो हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या हमें दशमलव के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए या फिर जो दशमलव दिए हैं उन्हें हम फ्रैक्शन में बदल लें, भिन्न में बदल लें, या उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात इसमें यह है ना कि हर में सब जगह दशमलव है, तो हम एक काम करते हैं और अंश में जो भी नंबर लिखे गए हैं ना, इनका दशमलव बनाना थोड़ा आसान है। तो चलिए हम लोग करते हैं आज के इस सवाल को पहले हल। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये हमारा लिखा हुआ है 1/1/4, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.25। फिर उसके बाद 18.75। पहले अंश को हल करेंगे, पहले अंश वाले पार्ट को, फिर उसके बाद हर वाले को हल करेंगे। और उसके बाद देखिए ये माइनस लगा हुआ है, 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33 -7। इसको काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9,
मतलब 7.66 के लगभग आ जाएगा। अभी इसको देखिए ज़रा क्या आएगा, 0.25 अगर इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 19, 19 एक 20, 20 आ गया, माइनस इसको भी जोड़ेगा तो 20 आएगा। अब 20 में से 20 चला गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अभी अंश में 0 आ गया, पूरा का पूरा जो अंश वाला पार्ट है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो हर में कुछ भी लिखा हो, हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर 0 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर आप दशमलव के रास्ते से सवाल को करने जाएंगे ना तो आसानी से लग जाएगा। ठीक, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने, पहले खुद से ही ट्राई करेंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो सवाल है, इस सवाल में कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, लेकिन कितने साल का अंतर है ये, 3 वर्ष का अंतर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट जरा जानते हैं कि आखिर इस तरह के सवालों को कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करते हैं। अब तक आपने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना तो आपने सीखा ही होगा, और इसकी ट्रिक भी आपको पता होगी। कैसे निकालते हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्क्वायर बटे 100 करते हैं तो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 3 वर्ष के लिए क्या आपको कोई ट्रिक पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे, उसके लिए हम 2 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करें कि कितने % का हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और कितने % का हमें साधारण ब्याज मिलेगा 3 साल के लिए। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि हम रेशियो के ज़रिए सवाल में आगे बढ़ें, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम परसेंटेज में डील करके देखते हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के ज़रिए, और फिर उसके बाद मैं आपको रेशियो के ज़रिए भी दिखाता हूँ। फिर आप डिसाइड करना कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर है। तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज के हिसाब से, अगर हम 3 साल 20% से साधारण ब्याज लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 20 तिया 60% का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चीज़ें सक्सेसिव चलती हैं, मतलब 20% से 3 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो 20% से 3 बार कैसे बढ़ाते हैं, देखिए 2 बार अगर आप बढ़ाएंगे तो 44% की वृद्धि हो जाएगी, और फिर से अगर हम इस 44 को 20% से बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 20 इसमें ऐड करिएगा तो हो जाएगा हमारा 64, और फिर इसमें 44 का 20% जोड़ दीजिएगा, तो 44 का 20% कितना होगा, ये 10% है, गुणा 2 कर दीजिए तो 8.8, तो 8.8 इसमें जोड़ दो तो हो गया 8, 8 4 12 और 7 72.8%। तो यहाँ पर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो परसेंटेज में आ चुका है। कितने साल का, 3 साल का। और यहाँ सवाल में जो है 3 साल का डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है, तो हमारे रेट में कितने का अंतर है, तो रेट में हमारे है 12.8% का अंतर। तो यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 240 रुपये के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम 100% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मूलधन। तो 240 बटे 128 गुणे 100 को हमने 1000 लिख दिया, नीचे जो वो पॉइंट था ना 12.8 का उसको हमने ऊपर कर दिया। अब इसी को हल कर लेते हैं। इसको हम हल करेंगे, पहले काट देते हैं 4 से, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 छंग 24 60, 8 से काटिएगा तो आ जाएगा 8, 8 दूना 8 चौक 32, 8 चौके 32, 8 से 1000 कटता है तो 125 आता है, फिर 4 से काटेंगे 15 को, 60 को, तो 15 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 15 गुणे 125। इसी को हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1875। चलिए हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 15 को, इसको हम 100, 20, 25, 100, 20 और 5 में तोड़ लेंगे। तो पहले 1500, फिर 15 दूना 300, 15 पचे 75, सबको जोड़ लें, जोड़ने पे 5 3 8 और 1, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये तो था हमारा तरीका कि हम परसेंटेज से किस तरीके से लगाएंगे। और आ जाइए अब हम क्या करेंगे, हम रेशियो से समझते हैं कि अगर रेशियो से लगाना हो तो किस तरीके से हम इसको लगाएंगे, उसको भी हम देख लेते हैं, है ना। क्योंकि एक तरीका आना तो अच्छी बात है ही, लेकिन क्या होता है ना, अगर ये जो हमारे पास 20% की वैल्यू दी गई है, अगर ये वैल्यू फ्रैक्शंस में होती, 16/2/3 जैसा कुछ होता, तो फिर परसेंटेज निकालना हमारे लिए कठिन हो जाता, है ना। तो रेशियो में हम बात करते हैं, 20% का रेशियो होता है 1/5, मतलब 5 था तो बढ़ के 6 हो गया। 3 साल का समय लगा तो घात 3 लगा देना और घात 3 कर देना। 5 का स्क्वायर 125 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 216 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये 125 है क्या, 216 है क्या। 125 जो है वो हमारा मूलधन है, 125 हमारा क्या है, तो वो मूलधन है। 216 हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। अगर हम आपसे पूछें कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितने का मिलेगा, तो जब हम इसको घटाएंगे तो 91 आ जाएगा, और ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल का है, तो ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 3 साल का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 91 है। अच्छा, अगर अब हमको 3 साल का साधारण ब्याज पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम इस 91 में से साधारण ब्याज घटा देंगे और अंतर हमारा आ जाएगा। तो अब हम साधारण ब्याज कैसे निकालें, मूलधन तो दिया ही गया है, इसका 1/5 हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो 125 का 1/5 कितना होगा, 25 होगा, और 3 साल का निकालना है तो 25 3 75 आ गया हमारे पास साधारण ब्याज। अब हमें क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देना है। तो जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से अगर 5 घटाइएगा तो 6 आएगा, और 8 में से 7 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। तो जो ये अंतर आ गया है, ये अंतर किसके बराबर है, तो ये अंतर हमारा 240 के बराबर है, 240 के बराबर है। सवाल ने हमसे बोला है कि हमें मूलधन बताना है, तो मूलधन ने कितना यहाँ पे लिया हुआ है, 125 लिया हुआ है। इसी को हल कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 16 एकन्नम 16, 16 पंचे 80, फिर से 15 गुणे 125, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आपको दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपको सीखना है। मेरी जो स्पेशल एडवाइस है वो ये है कि अगर ये जो 20% दिया था ये सिंपल हो तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा लीजिए। लेकिन अगर ये परसेंटेज 16/2/3% जैसा कुछ है, 12.5% जैसा कुछ है, तो आप रेशियो से लगाइएगा, जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, फिर से चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें समय निकालना है, समय निकालना है ना। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कैसे निकालते हैं, तो 100 + R/100 की पावर n बराबर मिश्र धन बटे मूलधन। तो जैसे ही हम 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, और नीचे 100 की घात n। मिश्र धन हमारे पास है 1348, दशमलव हटा देंगे और नीचे 2 बढ़ा देंगे, ये लो आ गया। इसे जब थोड़ा सा हम हल करेंगे ना तो ये आ जाएगा 53/50 की घाते n। इसको जब हम काटेंगे ना, इसको जब हम काटेंगे अच्छे से, तो हमारे पास लास्ट में बचेगा 2500 बचेगा, और कितना बचेगा, 1 मिनट काट ही लेते हैं ना, पहले 12 से काट देते हैं। 12 एकन्नम 12, 1 12 एकन्नम 12, 12 दूना 24, और 12 अट्ठे 32 भाई, 12 अट्ठे 32 कहाँ होता है, 12 एकन्नम 12, 1 12 एकन्नम 12, हासिल आ गया 2 28 हो गया, 12 दूना 24 4, और 43 हो गया,
12 3 36, 12 12 3 36 और 12 छंग 72, 36 7 भाई 1 मिनट रुक जाओ यार, गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, काट के देते हैं यहाँ पे। 12 एकन्नम 12, हासिल आ गए 1, 12 एकन्नम 12, 2, 28 हो गया। 12 दूना 24, 4 बचा 43 में। अब 12 ત્યાં 36, 12 चौक 28, ત્યાં 36, 4 3 7, ठीक है, 12 ત્યાં 36 और 12 छंग 72, सही है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 23 6। अभी फिर से हम काट देते हैं 4 से, तो ये बनेगा 2500। 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूना 8 और 4 8 32, 0 4 9 36। ये जो 2809 लिखा है ये 53 का क्या है, क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, और 2550 का स्क्वायर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 53/50 का स्क्वायर। यहाँ पर n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। n का मान हमारे पास 2 आ गया। n क्या होता है, n होता है समय। 2 आ गया, 2 का क्या मतलब है, 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष है तो महीने में कितना हो जाएगा, तो महीने में ये 24 माह हो जाएगा, 24 महीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो जब भी कभी समय निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज में तो आप इसको याद रखेंगे, है ना, और आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको काटते रहिएगा और काटते वक्त इस बात का ध्यान देंगे कि जो भी यहाँ पर ये बटे में लिखा हुआ 53/50, इसी का स्क्वायर बन सकता है, क्यूब बन सकता है, या घात 4 बन सकता है, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 30% कम कर दी जाए, ऊंचाई 224% बढ़ा दी जाए, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। अगर हम 100 मान के चलें तो सबसे पहले 224% अगर हम बढ़ाएंगे तो संख्या हमारी 324 हो जाएगी। फिर इसको 30% कम कर देते हैं। 30% कम करना है तो पहले हमको 324 का 30% निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10% लिखिए और उसके बाद 3 का गुणा। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिरका 9, आ गया हमारे पास 97.2। यहाँ पॉइंट लगा के 0, इसको घटा लेंगे। 8 घटाने पे आएगा, यहाँ पे 13 में से अगर हम 7 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा है 1 हो गया। 11 में से अगर 9 निकालिएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे आ गया 2। अभी फिर से इसको 30% से कम करना है, फिर से इसका 30% निकालेंगे। ये लिख दिया हमने 10%, 3 का कर दो गुणा। 3 8 24, 2 6 तिरिक 18, 2 20, हासिल आ गए 2। 3 दूना 6, 6 2 8 और 3 दूना 6, तो 68.04। इसको भी इसमें से घटाओ तो आएगा यहाँ पे 0, तो 6 7 और यहाँ पे आएगा 8। यहाँ पे आ गया हमारा 11 में से गया तो 5 और 1, कितना आ गया 158.76। शुरुआत में आयतन हमारा 100 था, अभी हो गया 158.76। कितने का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर 58.76% का वृद्धि हुआ है, जो लगभग में कितना है, लगभग में हमारा 59% हो जाएगा। 58 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 59 के ज़्यादा करीब है, ठीक है ना, वरना आप में से कई लोग क्या करते हैं 58 लगा देते हैं, वो तो गलत हो जाएगा। आ जाइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको लगाने का कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी इक्वल मेथड। अगर आपने अभी तक क्वांटिटी इक्वल मेथड है क्या नहीं पढ़ा है, तो इसी चैनल पे हमने वीडियो डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने एक ही वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने एक ही वीडियो में बता दिया है, जिससे कि आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े। और उसके बाद अगला वीडियो जो उसमें डाल दिया है हमने, वो डाल दिया क्वेश्चंस का, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना।
तो आ जाइए अब सवाल को करते हैं। इस सवाल को कह रहा कि रघु ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, 400% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। 400% का लाभ का मतलब क्या होता है? 400% लाभ का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए भाई। 400% का मतलब होता है कि 1 रुपया का जो सामान है उसको हम 5 रुपया में बेच दें। अगर ये सामान हमारा 1 वाला 5 बिक रहा है तो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो इसका रिवर्स होगा। पर यहाँ पर कितना सामान खरीदे थे? तो इन्होंने 10 खरीदा था, तो ये 2 गुना है। तो हमने कहा फिर यहाँ पर भी 2 गुना हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। इस सवाल को हमने इसलिए भी रख लिया ना, ताकि क्योंकि ये जो 400% का लाभ है ना, तो थोड़ा बहुत इसमें तकलीफ हो जाती है कुछ लोगों को, इसलिए इस सवाल को भी हमने इसमें रख लिया। अब आ जाइए, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा। उसने मोबाइल पर 10% का लाभ पर और लैपटॉप को 25% के लाभ पर बेच दिया। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो मोबाइल का क्रय मूल्य है मतलब सीपी है, वो लैपटॉप के एसपी के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। हमने देखा कि 10% का प्रॉफिट हुआ। इसका क्या मतलब है कि 10 का जो सामान था वो 11 में बिका हुआ है। अगर 25% का प्रॉफिट है मतलब कि 4 का जो सामान है वो 5 में बिका हुआ है। सवाल ने ये बात कही है कि जो मोबाइल का क्रय मूल्य है, मोबाइल का क्रय मूल्य यहाँ कितना है? तो मोबाइल का यहाँ क्रय मूल्य 10 रुपया है। लैपटॉप का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 5 लिखा है। सवाल बोल रहा है कि बराबर होना चाहिए, पर यहाँ बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बराबर कर लेंगे, और उसके लिए हमने 2 से कर दिया गुणा। जब हमने कर दिया 2 से गुणा तो हो गया हमारे पास 8 और 5 दूना 10। अब हमारे पास टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 10 और 8 मिला के 18, और विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 और 10 मिलाकर 21। फायदा यहाँ से कितने का दिख रहा है? तो 3 का फायदा दिख रहा है। 18 बेस पर मतलब क्रय मूल्य 18 है, गुणा में 100 करिएगा और हल करिएगा तो उत्तर आ जाएगा 16 सही 2/3% का। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 3/18, 1/6 और 1/6 किसका फ्रैक्शन मान है? तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान है। बिल्कुल आसानी से सवाल लग जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सवाल ने कह दिया है कि मोबाइल का जो क्रय मूल्य है वो लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको बनाया जाए यहाँ पे। ठीक है ना? सवाल जो कहेगा ना उसको जरूर उस पर जरूर फोकस करना, क्योंकि सवाल अगर आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कह रहा कि 5,000 रुपये की धनराशि है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है और 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्र धन बताना है। बहुत से तरीके हैं लगाने के। पहले एक एक करके सारे तरीकों को समझते हैं, फिर उसके बाद जिस तरीके से मैं सवाल को लगाऊंगा और आप जिस तरीके से अभी तक इस तरह के सवालों को लगाते हुए आए हैं, कमेंट करके बता देना कि भाई आपका सलूशन ज़्यादा बढ़िया है, या अगर आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तब भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन ज़्यादा तेज़ी से लगेगा और आसानी से लगेगा, जिससे कि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। मैं भी आने वाले जो भी सवाल इस तरीके के हमको मिल जाए ना, तो उसमें मैं चाहूँगा कि मैं भी वही तरीका आपको बताऊँ जिससे कि आपको भी कम समय लगे। ठीक है ना? तो जिस भी भाई का अगर मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं जिससे लगाऊंगा इस सवाल को उसे अच्छे तरीके से और कम समय में भी आ जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरा तरीका ये है और मैं इस तरीके से इस सवाल को विद इन सेकेंड सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो आ जाइए अब समझते हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला A बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर n।
सेकंड तरीका है, बहुत से लोग ट्री मेथड पढ़े होते हैं। ट्री मेथड, अगर ट्री मेथड आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि 1000 रुपया है ना, 10% का हमको इसमें रेट मिल रहा है, तो क्या करते हैं, पहले इसका 10% 100 रुपया, पहले साल 100 मिला ब्याज, दूसरे साल 100 तो मिला ही मिला, फिर 100 का 10% मिला, मतलब कि 10 मिला। ऐसे करके लगाते हैं, इसको ट्री मेथड करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा तरीका है सक्सेसिव चेंज के जरिए। क्या है सक्सेसिव चेंज? 20% से 4 बार, 20% से कितनी बार? 4 बार अगर आप बढ़ा दीजिएगा 50,000 को, तो आंसर हमारा आ जाएगा। चौथा तरीका जो मैं आपको अभी लगा के दिखाऊंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे यहाँ 20% लिखा हुआ है, तो 20% का मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है कि जो संख्या है ना वो 1.2 गुना हो जाएगी। अगर यहीं 10% होता तो कहते 1.1 गुना हो जाएगी, 30% होता तो कहते 1.3 गुना हो जाएगी, 5% होता तो कहते 1.05 गुना हो जाएगी, 4% होता तो हम कहते 1.04 गुना हो जाएगा जो मूलधन होगा। ठीक है, तो चलिए ये इतने तरीके हैं। अब आपको बताना है कि आप किस तरीके से सवाल को लगाएंगे, और फिर उसके बाद आप ये भी बताइएगा कि क्या आप मुझसे जल्दी लगा पाते हैं इस सवाल को कि नहीं, जो तरीका मैं अभी इस सवाल को लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस सवाल को करने वाला हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के जरिए। कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात समझिए, हमारे पास हमारा मूलधन कितना है, तो 50,000 रुपये है। पहले साल हमारा मूलधन 1.2 गुना से बढ़ जाएगा, दूसरे साल फिर से 1.2 गुना, फिर से 1.2 गुना, और फिर से 1.2 गुना। हमने कहा हमें एक बात पता है कि 12 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 12 का क्यूब होता है 17 28, हमको पता है। फिर हमने कहा 12 को अगर हमने 5 से गुणा कर दिया तो 12 पंचे 60 होता है, हमने ये भी लिख लिया। सारे नंबर का गुणा हो गया है, अभी 6 का गुणा 17 28 से केवल बचा हुआ है। जैसे इसको गुणा कर देंगे आंसर जो भी है उसके नंबर्स दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पॉइंट है, जीरो है, वो बचे हुए हैं, उसको बैलेंस आउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लगा नहीं है तो पॉइंट तो आने वाला है नहीं, है ना, नंबर मैच करा लेंगे। चलिए गुणा करते हैं, 6 से करेंगे, 6 8 छंग 48, हासिल आ गए 4, 6 दूना 12 और 12 4 16। देखिए दिखना शुरू हो गया 68। 68 कहाँ पे लिखा हुआ है, और जीरो 680 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो बस इतना ही समय लगना चाहिए इस सवाल को करने के लिए, इससे ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, अब आप लोग बताइएगा कि आपको कितना समय लगता है। आ जाइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, ये सिंप्लीफिकेशन का है घात के रूप में, तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है x/y की घात -1, तो इसे हम जब y/x की घात लिखेंगे, एक मिनट यहाँ पर घात में 1 ना लेके 2 ले लेता हूँ। अगर हम इसको पलट दें इस भिन्न को, तो ये घात जो है वो धनात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से एक बात और सीख लीजिए कि जैसे y/x की पूरे की घात 2 लगा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि y² ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब करते हैं। सबसे पहले देखिए इस घात माइनस में, उत्तर में कोई घात माइनस में नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। 6/7 की घात 9, इसको भी पलट दो, तो 7/6 की घात 5 गुण, इसको पलटोगे तो 8 आएगा, 8/1, एक नीचे लिखते नहीं है। और ये इसको अभी हम छोड़ के चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद पहले इसको हल कर लेंगे, फिर लास्ट में इसको लगा के कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या अलग अलग घात भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया अलग अलग। 7 की घात 5, 6 की घात 5 गुणे 8 की घात 5। अब यहाँ से 7 की घात 5 से 9 में कट जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ भी 4 बचेगा। 6 की घात 4, 7 की घात 4 गुणे 8 की घात 4 आ गया। अब सभी जगह घात 4 है, सभी गुणा में है, भाग में है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 6 गुणे 8/7 की पूरे की घात 4, है ना, पूरे की घात 4। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग अगर घात लगा है तो हम पूरे का भी लिख सकते हैं। लिख दिया, 8 छंग
48/7 की घाते 4। अब यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि ऐसे चिन्ह लगा के और -5। हमने कहा अगर हम यहाँ से देखिएगा इस माइनस के चिन्ह को बदलना हो तो क्या करेंगे, 7/48 यहाँ घात 4 और ये 5 हो जाएगा। 5 चौके तो 20, 7/48 पूरे की घात 20। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है। एक खाली टंकी टैंक को 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 1% खाली थी। भंडारण टैंक को भरने में के लिए उसमें कितना पेट्रोल लीटर में 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांक डाला जा सकता है। देखिए 1% केवल खाली बचा जब 63 डाल दिया, तो इसका मतलब 99% भर गया और वो 63 लीटर के बराबर है। इसने पूछा पूरा 100% निकालने को बोल रहा है, 100% निकालने को बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा 63/99 गुणा में 100, ऐसे ही करेंगे। पर हमने कहा कि नहीं, ऐसे इस सवाल को बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपने कहा सर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? हमने कहा देखिए 99 है ना, तो 99 में अगर हम 1% ऐड कर दें तो 100% हो ही जाएगा। पर 1% कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमने कहा आप अगर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 99% को? अगर इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाया है तो यहाँ पर भी लगा देना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है 0.99%, क्या इसे हम लगभग 1% कह सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 1% तो कह सकते हैं लगभग। अगर ये लगभग 1% है तो इसे हम 99 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही 0.63 को अगर हम 63 में जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63.63। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक से चलने की ज़रूरत थी, लॉजिकल होने की ज़रूरत थी। अगर हम लॉजिकल नहीं होंगे ना तो हमें 63/99 गुणे 100 ही करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है और टाइम लग सकता है। आ जाइए अगले सवाल में। अगला सवाल है, समचतुर्भुज है, क्षेत्रफल निकालना है और 2 विकर्ण दिए गए हैं। तो समचतुर्भुज हो या फिर कोई भी चतुर्भुज हो जिसके 2 विकर्ण दिए हों, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है तो वो होता है 1/2 d1 गुणे d2। d1 और d2 क्या है? दोनों विकर्ण है। 1/2 47 गुणे 48। इसको हल कर लो। 48 7 चौक 28 गुणा ही करना पड़ेगा। 47 गुणे 24 कर लो गुणा। 7 चौक 28 हासिल आ गया 2, 4 चौके 16 और 7 दूना 14, 30 2 32 हासिल आ गए 3, 4 दूना 8 और 8 3 11। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 14% की हानि हुई। यदि उसने अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? समझते हैं सवाल को। कहा इसने, दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और उसको इस प्रकार उसे 14% की हानि हुई। हमने कहा अगर 100 रुपया लिखा हुआ था तो उसने 50 में बेच दिया है और ऐसा करने से उसको हानि हो गया है 14% का। तो हमने ये बात कही, सीपी जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा? तो 86 भाग में और इंटू 100 करने से आ जाएगा।
इसने बोला है कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए, मतलब कि 100 पे बेचा जाए, तो लाभ परसेंट क्या होगा। हमने कहा हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो आपने कहा 50/86 गुणे 100 है। हमने कहा हमारा अंकित मूल्य कितना है, तो आपने कहा सर 100 है। हमने कहा रेशियो निकालने से, देखिए रियल में अगर हमारे पास रियल वैल्यू दिया गया है, जैसे पैसे में दिया गया है, परसेंटेज निकालने में जो परसेंटेज रियल वैल्यू के साथ आता है वही परसेंटेज रेशियो के साथ भी आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर रेशियो बनाने जा रहे हैं। हमने 100 से 100 को काट दिया और यहाँ पर आ गया 50/86। बताइए कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 36 का फ़ायदा हो रहा है। 50 का क्रय मूल्य है, इंटू 100 कर देते हैं, 2 बार में कट जाएगा और 36 दूना 72 हमारे इस सवाल का उत्तर खूबसूरती के साथ एकदम आराम से आ जाएगा। ठीक है, कैसा लगा तरीका, मज़ा आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए ज़रा। ये सवाल गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन है। कोई ऑप्शन गलत नहीं है, ये सवाल ही रॉन्ग है। आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बैलेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक, सवाल गलत है। ये जिस भी शिफ्ट में आया हुआ है उन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना इसको चैलेंज करेंगे तो आप सभी को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में कई सारे सवाल गलत पूछे गए हैं, आप लोग उसको चैलेंज करिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसे जल मिश्रित करता है और 40% लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100 का अगर है ना, तो उसने 40% का लाभ पाया, 140 में बेच दिया ना मिला के, फ़ायदा तो 40 का मिल रहा है, लेकिन उसने कितना मात्रा बना लिया। अब तो बना लिया उसने 140, गुणा में 100 कर दीजिए और हल कर देंगे इसको, तो आ जाएगा हमारे पास 2/7, 200/7। तो भाई 200/7 को अगर आप हल करेंगे ना, तो 28 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा। 28 पॉइंट समथिंग करके एक ही ऑप्शन है, वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। यह सवाल हमने इसलिए पिक कर लिया कि देखते हैं आप किस तरीके से इस सवाल को लगाते हैं। कह रहा 8 से विभाज्य हर वो नंबर जो 8 के बाद आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कट जाएगा। फिर इसके बाद आप गिनती करेंगे ना, फिर जब 8 नंबर आएगा जैसे 16, ये कट जाएगा। तो वैसे वैसे नंबर कटते रहते हैं। इसने कहा 8 से विभाज्य कितने नंबर है, हमने कहा 310 में 8 से लगा दो भाग, 8 तिरिक 24, बना हमारा कितना 6 1 7 70, 8 अठाई 64। भैया 38 नंबर कट गए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को लगाएंगे, एकदम आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सवाल भी अच्छा सवाल है। कह रहा दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम बताओ। पहले तो व्युत्क्रम का योग करना है, फिर उसका व्युत्क्रम बताना है। तो आइए करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले इनका व्युत्क्रम बना लो, 5/2, 4/5, 8/6। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, और 6/9। अब इन्हें जोड़ना है, तो हम पहले किसको जोड़ें, पहले हमने इसको जोड़ा, बेस सेम है, आधार सेम है, मतलब हर सेम है, तो जोड़ लेंगे। 8 5 13, 13/6 आ गया। अब किसको जोड़ें, तो हमने कहा इसको जोड़ते हैं। 3 से ऊपर से गुणा कर लिया, 5 3 15, ये 6 आ गया। 15 अगर जोड़ेंगे तो 13 दूना 26, और 26 2 28, 28/6 आ गया। इसको भी जोड़ लिया इसके साथ में। आप किसको जोड़ें, हमने कहा इनको जोड़ते हैं। 9 दूना 18, 6 दूना 12, 6 3 18, ये 3 18, तो 6 दूना 12 और प्लस 8 तिरिक 24, 2 3 दूना 6, 6 2 8 84 और बटे 18। जल्दी से जोड़ लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 96/18। क्लियर है, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। अभी ये केवल बचा है। क्या थोड़ा सा काट लें क्या इसको, तो चलिए थोड़ा सा काट लेते हैं इसको। 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2
चौके 8, 2 अठे 16 आ जाएगा। अभी 3 से भी कट जाएगा, 3 तिरिक्का 9, 3 एक नम 3, 3 छंग 18, मतलब 16/3 यहाँ मिल गया। अब देखिए 16/3 और प्लस 4/5 को जोड़ते हैं, 16 पंचे 80 और प्लस 4 3 12/3 पचे 15। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 92/15। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कहा है व्युत्क्रमों का योग, तो हमने व्युत्क्रम का तो योग निकाल लिया है, का व्युत्क्रम बोला मतलब इसका फिर से व्युत्क्रम करना है, तो 15/92 आना चाहिए, जो कि सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 को इन्होंने सही माना, जो कि गलत है। ये तो व्युत्क्रम का योग हो गया ना, अभी व्युत्क्रम का भी तो करना है, योग का भी तो व्युत्क्रम करना है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल, ऑप्शन सारे गलत हैं, कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। और 15/92 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल देखिए, अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को 17 और 18 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अभय से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 17, 10 एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170। 17 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा क्षमता, और इसको भाग करेंगे तो 17 आ जाएगा क्षमता। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। 3 दिन बाद भरत ने छोड़ दिया। ये हमारे पास अभय है, ये हमारे पास भरत है। मिला के देखा तो 27 यूनिट काम हो रहा था। 3 दिन काम कराया तो 81 यूनिट काम हो गया है। हमने 81 यूनिट काम करवा दिया। कितना बचा अभी? 9, और यहाँ 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। 89 काम अभी शेष बचा हुआ है। और अब कौन छोड़ के चला गया? भरत ने काम को छोड़ दिया। तो हमें किससे कराना है? हमें 10 से पूरा काम करवाना है, शेष काम। सवाल ने कहा है कि अभय शेष काम को कितने में करेगा, तो 89/10 होना चाहिए आंसर, पर आंसर में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा ना, हमें आंसर फाइंड करना, ढूंढना है कौन सा उत्तर सही हो सकता है। लेकिन नीचे 10 तो आया है, तो नीचे 0 तो होगा ही होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में 17 लगा हुआ, तो हमने कहा एक काम करते हैं, 17 का अंश और हर में गुणा करके देख ही लेते हैं किस में बन रहा है। 170 नीचे बना, 9 फते 63 लास्ट में 3 बन रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा ये ऐसा सवाल था जो एग्जाम हॉल के अंदर आपको जो है ना परेशान कर सकता है, क्योंकि आपका तो 89/10 आ रहा है उत्तर, है ना, और इसमें कहीं लिखा है नहीं। तो उस समय अगर ये दिमाग में नहीं गया ना कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उत्तर लिखा गया है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है टीएसडी का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। उसमें भी ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है। 275 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करता है। यह ट्रेन विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर की चाल से आ रही, यहाँ पे देखिएगा आ रही है, अन्य 280 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, सेकंड में बताना है। सबसे पहले देखिए 275 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति की चाल दिया गया, ये 45 सेकंड में पार करती है। हमने कहा 275 मीटर की ट्रेन है, ये अपनी दूरी को पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी, 45 सेकंड लगाएगा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? हल करते हैं इसको। 15 3 45, 15 1 15 और 7 5 12, 115 कट जाएगा क्या? 15 से 7 2 9 ना भाई, 15 से नहीं कटेगा, 15 से तो ना कटेगा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, हम करते हैं 275/45 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं, 18/5 करके। अभी काटते हैं, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, अब 5 पच्चम 25 से काटते हैं, तो 25 से कन्नम 25, अभी कितना बचा? 1, 25 से कन्नम 25, 11 दूना 22, अपने पास 22 आ गया। ये रिलेटिव स्पीड आ गया है। समान दिशा का मतलब है S1 माइनस S2 हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास S1 निकालना, मतलब ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? हम 22 में 6 ऐड कर देंगे, तो 28 किलोमीटर
प्रति घंटा हमारी स्पीड हो गई पहली ट्रेन की। दूसरी की 26 किलोमीटर प्रति घंटा की है, विपरीत दिशा से आ रही है। अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट में चालें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 28 + 26 होगा हमारा 26 दूना 52 और 52 दो 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों ट्रेन आपस में पार करवानी है, इसका मतलब टोटल ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 275 + 280 बटे 54। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5 बटे 18, 18 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जोड़ लेते हैं इसको तो 5 7 7 8 7 15 हासिल आ गया 1 2 2 4 1 5, ऊपर 18 का गुणा नीचे 54 × 5। देखिए 9 दूना 18 होता है, 9 छक्के 54 होता है ना। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 1 1 में, और 2 से काटेंगे 6 को 3 आएगा। 300 जैसे ही काटते ना तो 37 आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 11 होता है 111 होता है, 37 × 3 होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले पहले ट्रेन की स्पीड निकाली गई है। फिर उसके बाद इसने कहा है कि दूसरी ट्रेन जो 280 मीटर की है ना, उसको अपोजिट डायरेक्शन में पार करवाना है, तो कितना समय लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है स्पीड हमारी जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, और दोनों ट्रेन ही हैं तो ट्रेन की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के लिख देंगे, है ना। और ध्यान ये रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में ज़रूर बदलेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अपने सामने, 4800 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितनी ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। तो भैया ब्याज दर निकालना है। दर निकालने का 2 वर्ष का तरीका है कि √ मिश्र धन बट्टे मूलधन। अब इसी को हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ये 3 से कट जाएगा, तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 3 से काट दें, 3 × 3 और 3 × 18 ये आ गया। 3 से काट दीजिए, 3 × 3 2, 3 × 18 2, 3 8 24, 3 × 3। अभी देख के बताइए 1600 कितने का स्क्वायर है। तो 1600 जो है ना ये हमारा 40 का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली ये 41 का स्क्वायर होगा। एक का हमारे पास ब्याज आया है, 1 वर्ष का ही बन गया है, तो 1/40 × 100, 0 से 0 काट दिया, 10 को भाग करेंगे तो 2.5 हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब भी कभी चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालने की बारी है, यहाँ पे 2 वर्ष का था ना तो हमने रूट लगा लिया। अगर 3 वर्ष का होता तो हम कहते क्यूब रूट मिश्र धन बटे मूलधन। 4 वर्ष का होता तो 4 √ मिश्र धन बटे मूलधन। ऐसा करने पर हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, एक वर्ष बाद हमारा जो मिश्र धन है वो क्या है, और हमारा मूलधन, ये मिलकर आ जाता है। क्योंकि जब 1 वर्ष का आ जाता है ना तो उससे आसानी से हम ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज की दर निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्याज की दर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है 72,000 की राशि 9% की वार्षिक दर से 18 महीने में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम पूर्णांक तक पहुंचा है। भाई अभी देखिए अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब है ये ब्याज हमारा जो है, दर जो है ये आधा हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा। ठीक है, बराबर। 18 महीना में कितने 6 महीना होंगे, तो 3 6 महीने होंगे, 6 × 18, 3 टाइम स्लॉट बनेगा। एक तो तरीका है कि 4.5% से हम क्या करें, इसको बढ़ा दें, है ना, 72,000 को बढ़ा दें। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें DS लगा दीजिए, डिजिटल सम लगा दीजिए। भाई नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने कहा निकटतम पूर्णांक संख्या लिखा गया, पॉइंट के बाद वाला नंबर तो लिखा ही नहीं है, नहीं लगा सकते, है ना। तो कैसे लगा ले, हमने कहा 3 बार है, इसका फ्रैक्शन बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। पॉइंट लगा था, हटा दिया तो नीचे 100 आ गया। काटिए 5 से, 5 9 45 और नीचे आ गया 200। कहने का मतलब है 200 था हमारा शुरुआत में, फिर 209 हो गया 3 बार, तो इस क्यूब लगा दिया। अभी 200 का तो क्यूब निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, 8
और 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, इतने सारे जीरो लग गए। अब 209 को कैसे लिखते हैं? हमने कहा 209 का गुणा करते हैं 209 के साथ में, 209 के साथ 9 9 81 हासिल आ गए 8। आप करेंगे तो 8 ही आएगा। फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 36, 36 के 6 हासिल आ गया 3, फिर 3 ही आएगा 36 में। फिर 2 दूना 4, ये आ गया हमारे पास। अब इसको फिर से गुणा करते हैं 209 से, कर ही लेते हैं। 9 91 9। एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा 200 प्लस 9 है ना, जल्दी हो जाएगा। 2 जीरो लगा लिया, सीधा 2 से गुणा करते हैं। 2 91 2, 8 दूना 16 हासिल 1, 6 दूना 12, 12 1 13 हासिल 1, और 3 दूना 6, 6 1 7, और 4 दूना 8, ये आ गया। 9 से करते हैं गुणा, 9 से गुणा करते हैं। 9 91 9, और 9 9 72 हासिल आ गए 7, और 9 छक 54, 54 7 63 के 3 हासिल आ गए 6, 9 त्रिक 27, 27 6 30, क्यों भाई 27 नहीं सॉरी 27 6 43 होगा, यही गलती हो जाती है अभी। 43 सॉरी 33 होगा, 33 होगा ना, 27 से 33, 3 बचा अभी। और 9 चौक 36, 3 39, जोड़ लीजिए इसको। 9 2 5 9 2 1 और 9, ये आ गया हमारे पास। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है हमको। मूलधन, ये हमारा मूलधन है ना, पर यहाँ पर तो 72,000 दिख रहा है। हमने कहा कि 72,000 में 3 जीरो, हमने कहा 3 जीरो यहाँ से हटा दो। 3 जीरो जैसे यहाँ से हटा देंगे ना, वैसे यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, यहाँ लग गया पॉइंट। अभी क्या करना है हमको, 72 बनना है इसको। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हमको निकालना क्या, ध्यान देकर देखिएगा यहाँ पे, ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। हमने कहा इसको 72 बनाना है तो इसको हमको गुणा करना पड़ेगा 8 9 72, 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो अंतर होगा उसको भी 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा क्या, हमारा आ जाएगा आंसर, ब्याज आ जाएगा। तो इसको पहले ने अंतर कर लिया, अंतर कर लिया, कितना आ गया 1129, 1129, ये आ गया। कर लेंगे जरा गुणा 9 का, 9 9 81 हासिल आ गए 8, और 9 दूना 18, 18 और 8 26 हासिल आ गया 2, 9 का 9 2 11 हासिल आ गया 1, 9 का 9 10। तो हमारा आ गया 10 161 के आसपास है। एक ही ऑप्शन है इसी का इसका, इसीलिए हम एक ही ऑप्शन है तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे, बाकी ऑप्शन थोड़ा सा दूर है, आप देख सकते हैं ना। तो ये तरीका सबसे सही था, है ना, क्योंकि और बाकी सारे तरीकों में टाइम लगने वाला था, ये तरीका थोड़ा सा आसान था और जल्दी हो जाता है इसमें। अगला सवाल देखिए क्या है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 है और उनका योगफल 45 है। भाई योगफल अगर 45 है, इसका 1/5 अंतर हो जाएगा, मतलब 9, 9 तो अंतर हो गया। योग कितना है, योग हमारे पास 45 है। सवाल में पूछा उनका लासा ज्ञात कीजिए। लासा मतलब हमें पहले संख्या निकालनी होगी ना, x निकालना होगा और y निकालना होगा। कैसे निकलेगा, इनको जोड़ के आधा करते थे। ये हमारे पास 45 लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए 45 है। 45 और 9 को जोड़िएगा कितना आएगा 54, 54 का कर देना आधा तो 27 हो जाएगा। फिर दोनों को घटा के 36, 36 का आधा 18, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हो जाएगा 27 गुणे 2, 54 सवाल का उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था बिल्कुल, आराम से कर सकते हैं। ये सवाल देखिए कैसे करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अभी कुछ लोगों का दिमाग जाएगा कि ये बार लगा हुआ है ना, तो हम बार वाला जो नियम पढ़े हैं, बार हटाते हैं तो जितने के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर नहीं होता 0 लिखते हैं। वो चीज़ यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़ा पहचानना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे। 07 के ऊपर लगा था तो बार बार 07 07 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 0777, यहाँ पे आ जाएगा 0.7 क्योंकि बार लगा नहीं है।
यहाँ पे आ गया 7.7. कौन बड़ा हुआ? तो भैया ये बड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए। प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% की हानि पर बेची। इस लेन देन में क्या हुआ? रिया को 12% की हानि हुई ना भाई, 20% की हानि तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो गलती है। प्रेम को 12% का लाभ हुआ ना भाई, 12% तो पहले ही ले चुका था, ये भी गलत है। रिया को 24% का लाभ हुआ, लाभ हो ही नहीं सकता, हानि हो गया, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही है भाई, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा लॉजिकल अगर आपका माइंडसेट रहेगा ना तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी लगाना है तो क्या होगा, देखिए 20% की हानि हुई ना, इसको 1/5 की हानि हुई, ए बी रूल लगा दीजिए यहाँ पे। हाँ सॉरी, हानि हुई, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। हानि हुई प्लस 1/4 आ जाएगा, यानी 25% का प्रॉफिट हुआ। किसको? प्रेम जी को। ठीक है, प्रेम जी को। आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का सवाल है। भुजा नहीं दिया गया, परिमाप दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं का योग। तो भुजा क्या हो जाएगी? 3 से भाग करेंगे, आ जाएगी। 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, भाई यही तो होगा। ठीक। 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, ये आ गया। 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, ये भुजा आ गई भाई। तो आप फार्मूला लगा लीजिए। तो मैं फार्मूला पढ़ाता नहीं हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बेहतरीन चीज़। अगर भुजा हमारी 2 होती है तो हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो √3 होता है। यहाँ पर भुजा इन्होंने कहा कि 3.4 है। हम पॉइंट को थोड़ा छोड़ के अगर देखें तो ये 34 है। 17 दूना 34 मतलब 17 गुना है। तो जो क्षेत्रफल होता है ना वो स्क्वायर गुना हो जाता है, मतलब 17 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 और √3। 0.2 के बाद लगा दो, ये लो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। मज़ा आ गया भाई। ये है समबाहु त्रिभुज। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमने इसका भी वीडियो बहुत पहले ही बना के डाल दिया था, आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, है ना। आ जाइए अगले सवाल पे। एक घन का आयतन दिया गया है, इसकी भुजा की लंबाई का दुगना, मतलब उत्तर जो है वो दुगना दुगना करके दिया गया है भुजा का। हमने इतना बड़ा आयत क्यूब तो पढ़ा ही नहीं है। हमको ये भी विश्वास है कि एक जानवर को भी इतने बड़े बड़े क्यूब नहीं आता, ना कोई ट्रिक, या कोई किसी टीचर को भी नहीं आता होगा भाई। याद तो नहीं होगा, निकाल सकता होगा लेकिन याद नहीं होगा गारंटी के साथ। कैसे लगाएंगे फिर सवाल को? हमने कहा भुजा का दुगना करके दिखाए, तो एक काम करते, भुजा को आधा कर लेते हैं। 42 भुजा, 174 को आधा कर लो, 2 8 16, 2 7 14, 4 3 8 3। एक बात बताइए, अगर इकाई के अंक को क्यूब कर लो आप, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 3 है। देखते हैं, 2 का क्यूब करोगे भैया 8 आएगा, ये उत्तर नहीं है। 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 3 आएगा, ये उत्तर हो सकता है। 3 का क्यूब में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बस इतना सही करना था, आसानी से उत्तर आ जाएगा। अब आ जाइए आज की क्लास का सबसे आखिरी सवाल है ये। 25 सवाल सारे हो गए, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है और इसको बहुत शानदार तरीके से हम लोग निपटा देते हैं। बहुत हो गया इन सवालों का आतंक, निपटा देंगे इनको। कह रहा है कि एक 120 मीटर लंबी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर की चाल से चल रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की चाल। 120 मीटर 12 सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 करने पे बन जाएगा। 12 से काट दिया तो यहाँ 10 आ गया, 5 से काट दिया तो 2 आ गया, 18 दूना 36। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की स्पीड का योग हमारे पास आ चुका है, क्योंकि विपरीत थे ना यहाँ पे। विपरीत का मतलब S1 + S2 आ चुका है, जिसमें से S2 हमारा 8.5 है। तो अगर हम 36 से 8.5 घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 27.5। 27.5।
आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे अप्रोचेस आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही शानदार ट्रिक, कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके के सवालों को करने का जो अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही शानदार वीडियो इस पे आते रहते हैं। मैं अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए पूरी गणित पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैं सिखा रहा हूँ। आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।